नमस्कार, सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का जीएस यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर में। और आप सबको जान के प्रसन्नता होगी, आज से हम लोग भूगोल के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रारंभ हम किस प्रकार से कर रहे हैं, उसमें दो तरह से आपको इस लेक्चर्स को समझना है। जो ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो इस चैनल पर नए हैं, विशेष रूप से उनके लिए सूचना है। जो ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उसमें केवल आपको लेक्चर्स को समझना है, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक मिले हुए हैं और दोनों लिंक में जो सबसे ऊपर का लिंक है उसके माध्यम से आप सीधे इस टॉपिक के नोट्स पर पहुंच सकते हैं, जहां से आप उनको कॉपी पेस्ट करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा है, उसके ठीक नीचे दूसरा लिंक है। किसी कारण से पहला लिंक नहीं खुल पाता है या 48 घंटे बाद उसको हटा दिया जाता है, तो दूसरा लिंक उस पेज का है जिसमें इकोनॉमी के सेक्शन में जाकर आपको यह टॉपिक ढूंढना होगा या सर्च करना होगा। मैं चंद्रशेखर, मैनेजिंग डायरेक्टर CIS कैंपस GS यूनिवर्सिटी, आपका स्वागत करता हूं। और जो विषय आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, जितना सुनने में कठिन है, जितना भी सुनने में कठिन है, संभवतः किसी के लिए नहीं हो सकता, उतना ही सरल है। इस प्रकृति की विशेषता है, जो आपको देखने में या सुनने में कठिन लगता है वो उतना सरल होता है, और जितना देखने में सुनने में सरल लगता है वो उतना कठिन होता है। हम सौरमंडल में पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मांड के साथ ही मैटर और एंटी मैटर, तत्व और परातत्व या विरुद्ध तत्व, दोनों का निर्माण हुआ है। ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक विषय एक ऐसा है, अर्थव्यवस्था विषय ऐसा है, जिस पर साधारण रूप से चर्चा कोई भी विद्यार्थी करना चाहता नहीं है या हो नहीं पाती है। उसमें उसकी 2 समस्याएं रहती हैं। पहली समस्या यह है कि इकोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, शब्दावली है, वह इंग्लिश में भी कठिन है, और जो साधारण रूप से हम लोग हिंदी बोलते हैं उसमें भी वह कठिन है। जैसे कि आप GS यूनिवर्सिटी में जानते हैं, यहाँ पे लेक्चर दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाया जाता है। बाईलिंगुअल लेक्चर नहीं है। हाँ, हिंदी का लेक्चर एक सीमा तक बाईलिंगुअल इसलिए हो जाता है क्योंकि हिंदी के बच्चों की समस्या यह है, ना तो वह हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के तो हैं ही नहीं, और साधारण रूप से हमारे समाज में जो भाषा बोली जाती है वह हमारी परीक्षाओं की भाषा नहीं। इस कारण से जो परीक्षा के प्रश्न जब वह देखते हैं अर्थव्यवस्था के, तो उनको समझ में नहीं आता ये आयात निर्यात, क्रय विक्रय, सबडक्शन एडक्शन, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, अवमूल्यन क्या होता है। उदाहरण के लिए, हम सब इस शब्द से तो परिचित हैं कि नोटबंदी क्या है, लेकिन हम उसके रियल शब्द से परिचित नहीं है कि विमुद्रीकरण क्या होता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को प्रारंभ करने से पहले या किसी भी विषय को प्रारंभ करने से पहले या किसी विषय को जानने से पहले हमें उसका मूल तत्व, परिभाषा देखनी होती है। और हम यदि परिभाषा को लेकर स्पष्ट हैं, तो आप मेरा यकीन मानिए, मेरा विश्वास करिए, यह विषय या कोई भी विषय या सामाजिक रूप से कोई विषय, आर्थिक रूप से कोई विषय, जिस भी विषय में आप जानना चाहते हैं वह आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। अब केवल आपको उसका आगे निरंतर अध्ययन करने की आवश्यकता बनी रहती है। अभी हम अर्थव्यवस्था की परिभाषा छोड़ देते हैं और कुछ हम साधारण डिस्कशन, इनफॉर्मल डिस्कशन, साधारण चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए, आप अभी इस क्लास में केवल यह मान लीजिए कि मैं और आप ही हैं इस ऑनलाइन वीडियो में, और मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करते समय मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम कुछ भी हो, मैं आपको A से एड्रेस कर रहा हूँ, मैं B हो जाता हूँ, तो B A से पूछ रहा है, क्या इस समय तुम्हारी कोई आवश्यकता है? तो निश्चित रूप से आंसर आने वाला है कि हाँ, मेरी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, अगर आपकी आवश्यकताएं हैं जो बनी हुई हैं, तो क्या सब पूरी हो गई हैं, हो रही हैं, होने वाली हैं, या कितनी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन पर आपको संदेह है, कितनी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनको लेकर आप सुनिश्चित हैं कि अभी नहीं हो रही हैं लेकिन यह हो जाएंगी,
और कितनों को लेकर आप आश्वस्त हैं कि आज की परिस्थितियों में यह पूरी नहीं हो सकती? हाँ, मैं इसके लिए प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है, यदि आप इस पृथ्वी लोक में हैं, अन्य लोक का तो मुझे पता नहीं है, तो यह माया का तत्व है और यहाँ पर आपकी आवश्यकताएं बनी ही रहेंगी। जीवन के अंतिम चरण तक आपकी कोई ना कोई आवश्यकता किसी न किसी रूप में बनी रहेगी, भले ही वह भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। तो यदि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी आवश्यकताएं हैं, तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम लोग सोचते हैं कि इस प्रकार से पूर्ति हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप अर्थव्यवस्था पढ़ने के इच्छुक हैं तो केवल आप मेरे साथ ही कौन सा पढ़ रहे हैं? मैं आपके लिए विकल्प हो सकता हूं, और यदि मैं विकल्प के रूप में आपको संतुष्ट कर रहा हूं तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, अन्यथा इस चैनल से वॉकआउट कर जाएंगे। आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता इस समय अर्थव्यवस्था के विषय को पढ़ना है, या आपकी आवश्यकता इस समय उस विषय को पढ़ना है जो कि इस चैनल पर उपलब्ध है। आपकी यह आवश्यकता क्यों है? तो उसके कई सारे माध्यम हो सकते हैं। संभवतः आज विषय पर रिसर्च करना चाह रहे हो, लेकिन संभवतः आज विषय को इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे सामाजिक ज्ञान के लिए हम कम से कम इस एज में तो नहीं पढ़ेंगे, या तो पहले पढ़ चुके हैं या बाद में पढ़ लेंगे। इस समय की जो हमारी आवश्यकता है वह मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब या किसी विषय की पूर्ति के लिए आपको अर्थव्यवस्था पढ़ने की आवश्यकता लगती है। तो आपको अर्थव्यवस्था पढ़ने की आवश्यकता ही आपकी मांग है। अच्छा, मांग जो है वो परिस्थितिजनक है। आज आप अर्थव्यवस्था पढ़ने के इच्छुक हैं, संभवतः 1 साल के बाद ना हो, यह भी हो सकता है आप 1 साल के बाद हो, संभवतः आप 3 साल के बाद ना हो। क्योंकि यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपकी एज निकल गई है तो आप भविष्य में कोई और विकल्प आप चुनेंगे। यदि उस विकल्प में अर्थव्यवस्था पढ़ने की आवश्यकता है तो आप इसको पढ़ेंगे, और यदि आप बाई चॉइस पढ़ रहे हैं तो वो बाई चॉइस की परिस्थिति आपकी बनी है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार आपका मन कह रहा है कि मुझे अर्थव्यवस्था पढ़नी चाहिए। तो यदि आपकी अर्थव्यवस्था है तो उसकी पूर्ति भी होगी। यदि आपकी अर्थव्यवस्था के अनुसार मांग है तो उसकी पूर्ति भी होगी। जहां से मांग और पूर्ति में असंतुलन की स्थिति आ जाती है वही अर्थव्यवस्था कहलाती है। मैंने यहाँ पे 2 लाइन खींच रखी हैं, 2 पंक्तियाँ, 2 रेखाएं, और मैं इसमें से रेड वाली को देता हूं नाम मांग, डिमांड, और नीली वाली पंक्ति को मैं नाम देता हूं आपूर्ति, सप्लाई। तो यदि आपकी अर्थव्यवस्था पढ़ने की मांग थी, इसलिए आप जीएस यूनिवर्सिटी के चैनल पे हैं, आपकी मांग है, और मैं जीएस यूनिवर्सिटी पे आपको अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा हूं, मैं आपकी मांग की पूर्ति कर रहा हूं। परिस्थिति आपके लिए सुगम है। बहुत से बच्चे या स्टूडेंट ऑनलाइन चैनल भी नहीं देख पा रहे हैं, अर्थात परिस्थितियां सुगम नहीं हैं। मांग और आपूर्ति देश काल एवं परिस्थिति जनक हैं। दैट मीन्स मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई देश काल और परिस्थिति से विषयगत हैं, सब्जेक्टेड हैं। अर्थात देश काल और परिस्थिति के आधार पर आपकी मांग और आपूर्ति में ही परिवर्तन होता रहता है। देश, स्थान, आप किसी ऐसे स्थान पर चले जाइए जहां की आवश्यकता ही नहीं है कि आपको इकोनॉमी पढ़नी, आप इकोनॉमी पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है।
आप इस देश से किसी और देश में जा रहे हैं, अब बोले नहीं नहीं हमको इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए, इकोनॉमिस्ट हमारे पास है, हमको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। तो उस देश के अनुसार, उस स्थान के अनुसार आप अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। काल, समय, मैंने कहा ना आज आप इसको पढ़ रहे हैं, इस समय में हो सकता है कुछ समय के बाद आपकी आवश्यकता ना हो तो आप इसको ना पढ़ें। परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ सुगम है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, सरकार ने व्यवस्था भी कर रखी है, आपके यहाँ कनेक्शन तो है लेकिन सिग्नल भी अच्छे आ रहे हैं, तो परिस्थिति जनक है। अगर लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट की सुविधा ना हो या सुविधा हो सिग्नल अच्छे ना हो तो परिस्थितियाँ सुगम नहीं, आप नहीं पढ़ पाएंगे और आप उन परिस्थितियों के आधार पर अपनी आवश्यकता को बदल देंगे। मांग और आपूर्ति देश काल और परिस्थिति जनक हैं। उदाहरण के लिए इस समय कोरोना काल चल रहा है, ऑब्वियसली चल रहा है, सारी आर्थिक गतिविधियां भौतिक रूप से रुकी हुई हैं। तो अब हमारी मांग क्या आती है? हमारी मांग ये आती है कि आने वाले सेक्टर में हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना हो या जिनकी एज निकल रही है वो इसको नहीं पढ़ेंगे। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई हैं। परिस्थितियाँ आई थी समय के स्थान पर, समय के अनुसार भारत के 7 राज्यों में स्थान के अनुसार जो भारत के 7 भौगोलिक राज्य हैं उनमें कोरोना की आपदा अधिक है, इसलिए वहाँ की परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती क्योंकि देश, स्थान बदल गया है। आज वैश्विक समुदाय कोरोना से ग्रसित है, न्यूजीलैंड नहीं है या न्यूजीलैंड में बहुत कम विषय हैं कोरोना के, इसलिए उनकी आर्थिक गतिविधियाँ दूसरे रूप से चल रही हैं। अब उनकी मांग जनरेट हो गई है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे अधिक आ गए हैं। पीछे अमेरिका की इस बात को क्रिटिसाइज करा गया, अमेरिका की इस बात को लेकर आलोचना हुई कि अमेरिका आर्थिक आधार से पहले, मानव जीवन से पहले अपने आर्थिक विषय को अधिक महत्व दे रहा है, इसलिए अमेरिका में लॉकडाउन देर से लगा था, जबकि भारत में लॉकडाउन अमेरिका की तुलना में पहले लग गया था, क्योंकि अमेरिका विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन उसको सीधी प्रतिस्पर्धा दे रहा है। परिस्थितियाँ, अमेरिका देश, परिस्थितियाँ, चीन उसे सीधी प्रतिस्पर्धा दे रहा है। वो सोचता है यदि मैं लॉकडाउन लगाऊंगा तो मुझे अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह रोकना पड़ेगा, और यदि मेरी इकोनॉमी पूर्ण रूप से रुक जाती है, और चीन की इकोनॉमी उस समय ग्रो करना स्टार्ट कर रही है क्योंकि वायरस ही उसी का था, उसने उसे वुहान में टैप करा और पूरे देश में अपनी इकोनॉमी को उसने चला दिया, एक्टिव कर दिया। तो अमेरिका ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार और समय के अनुसार, इस समय जो वर्ल्ड सुपर पावर है वो, उसके अनुसार उसने लॉकडाउन लगाने में थोड़ी देर कर दी। जब परिस्थितियां बिगड़ गई, उसने परिस्थितियों के आधार पर लॉकडाउन में देरी की, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ गई, केसेस हो गए बहुत हाई पर, तो उसको लॉकडाउन लगाना पड़ा, परिस्थितियां बदल गई। स्थान, अमेरिका ने काम करा, चीन ने नहीं करा, चीन ने बहुत पहले कर दिया। तो आपकी मांग और आपूर्ति, तो मांग क्या है? जो आपकी आवश्यकता है, आपूर्ति जो आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको मिलता है। आपकी मांग है अर्थव्यवस्था पढ़ना और मैं आपको अर्थव्यवस्था की आपूर्ति कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपकी अर्थव्यवस्था में आपको संतुष्ट कर रहा हूं, तो ये आपूर्ति आपके लिए मान्य है, नहीं तो आप अन्यथा आप इस चैनल से स्विच ऑफ कर जाएंगे। तो मांग क्या है? आवश्यकता, नीड, और आपूर्ति क्या है? आवश्यकता की पूर्ति, आपूर्ति। अब जब तक ये दोनों बैलेंस हैं, एक समान स्तर पर, तो अर्थव्यवस्था जन्म लेती ही नहीं है। और ऐसी कोई सैद्धांतिक स्थिति नहीं जब मांग और आपूर्ति अपने आप को संतुलित रख सकें। उदाहरण के लिए, आपने कल यह सोचा कि मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएं तो मेरी जो आवश्यकता है मैं उनकी पूर्ति कर लूँ, आ गए 1 लाख रुपए, इमीडिएटली आपकी मांग बढ़ जाएगी। 1 लाख रुपए आ गए, 10,000 रुपये का फ़ोन, हो सकता है मैं 25,000 का फ़ोन ले लूँ, 70,000 का फ़ोन ले लूँ, और ऊपर का फ़ोन ले लूँ, गाड़ी बोलेरो से एंडेवर ले लूँ,
बाइक स्प्लेंडर से बुलेट ले लूँ, आपकी मांग निरंतर बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे आपके पास संसाधन की आपूर्ति होती रहती है, आपके अनुसार के संसाधन की आपूर्ति होती रहती है, आपकी मांग भी बढ़ती रहती है। इसलिए आदर्श स्थिति में यह संतुलित हो सकती हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में कभी भी मांग और आपूर्ति में संतुलन की स्थिति नहीं बनती है। जो आपकी मांग है, आपूर्ति सदैव उससे नीचे होगी। यदि आप एक क्रियाशील इकाई हैं, मैं अक्रियाशील व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अक्रियाशील इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, सही है। परिस्थितिजनक आप क्रियाशील हैं, यह आपकी परिस्थिति है। और यदि आप एक सक्रिय इकाई हैं तो फिर आपकी मांग सदैव आपकी आपूर्ति से अधिक होगी। भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, उनकी भी मांग है, इसलिए वो लगातार आपूर्ति कर रहे हैं। अब उनकी मांग क्या है? वैश्विक स्तर पर अपने आप को बहुत बड़ा बना देना, इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसकी आपूर्ति के लिए क्या होगा? जियो फाइबर लॉन्च कर दिया 5G के साथ। आप मुझे देख रहे हैं 5G कनेक्शन पर देख रहे हैं। भारत में कितने लोगों के पास 5G है? मुकेश अंबानी को क्या आवश्यकता लगी है? और फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं। खरबपति, अरबपति, उससे भी बड़े पति हैं। लेकिन अब क्या है? अब टॉप पे जाना है। आप अपनी फील्ड में एस्टैब्लिश हो गए, अब सोचते हैं टॉप पे जाऊं। यह ह्यूमन नेचर है। उस ह्यूमन नेचर के कारण लगातार मांग बढ़ती है और आपूर्ति सदैव मांग की तुलना में कम रहती है। आपूर्ति और मांग की असंतुलित स्थिति को संतुलित बनाना ही आपूर्ति एवं मांग की स्थिति को जो संतुलित बनाने का प्रयास करता है विषय, उसे हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी। इसलिए इकोनॉमी पैसे का सब्जेक्ट नहीं है, अभी पैसा है नहीं है, पैसा बाई प्रोडक्ट है। इकोनॉमी में पैसा बाई प्रोडक्ट है, जो कि करेंसी के माध्यम से एक्सचेंज होता है, मुद्रा के माध्यम से। इकोनॉमी में धन, पैसा बाई प्रोडक्ट है, जो कि इकोनॉमी में करेंसी के लेन देन के माध्यम से एक्सचेंज होता है। करेंसी क्या होती है? तरल, तो वो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल देती है। आपके जेब में 20,000 रुपये थे, आप दुकान पे गए, मोबाइल ले लिया, तो 5 मिनट पहले 20,000 रुपये थे, 20,000 कहाँ में परिवर्तित हो गए? मोबाइल में। इसलिए तरलता है। तरल यानी कि तरल पदार्थ अर्थात पानी, जल, आप जिस बर्तन में डालेंगे उसका रूप ले लेता है तरलता। इसलिए 100% एडेप्टेबिलिटी, 100% स्वीकार्यता। मांग और आपूर्ति का संतुलन जिस विषय के अंतर्गत बनाया जाता है वह अर्थव्यवस्था है। अर्थात अर्थव्यवस्था आपके जीवन का एक आवश्यक अंग है, आपके जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया है। ये आपके साथ साथ चलती रहती है। आप इसको स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, यह आपका विषय है। आप इसको मानते हैं, नहीं मानते हैं, यह आपका विषय है। आप इसको जीते हैं या नहीं जीते हैं, यह आपका विषय है। लेकिन आप इसको जीते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जिए या अप्रत्यक्ष रूप से जिए, आप इसको जीते हैं। आप अपने डेली लाइफ में, प्रतिदिन के जीवन में कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं, और जब आप मैनेज करते हैं तो वही अर्थव्यवस्था है। जो जब देश की मांग अधिक है, आपूर्ति कम है। भारत पे भी तो ऋण है। भारत पर ऋण इसलिए है क्योंकि भारत की मांग अधिक है। जब भारत की मांग अधिक है तो संपन्न देशों के साथ संधि करता है ऋण के संबंध में, या वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संधि करता है ऋण के संबंध में। हम वर्ष 1991 का उदाहरण देख चुके हैं, जिसके बाद हमारे पास उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। भारत के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि वो मेट्रो चला दे दिल्ली के अंदर? नहीं है। लेकिन मैं अपनी अर्थव्यवस्था में देश काल परिस्थिति, देश जापान है, काल जापान को भारत की आवश्यकता है, परिस्थिति जापान को भारत की आवश्यकता है। मैं भी जापान की आवश्यकता बनता हूँ और जापान को अपनी आवश्यकता बनाता हूँ, और जापान से मेरे पास 1,000 रुपये हैं मेट्रो रेल बनाने के लिए। क्यों ना मैं जापान से 1,000 रुपये ले लूँ? जापान मुझसे कह रहा आप मुझसे 1,000 रुपये ले लो,
इंटरेस्ट भी आपको 0.25 देना है, वही 25 साल के बाद से देना है, यानी 25 साल के लिए 1000 रुपये फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं मेरे पास, और मैं 25 साल से पहले 1000 रुपये वापस कर देता हूँ तो इंटरेस्ट भी नहीं देना है। मैंने इन परिस्थितियों का लाभ लिया, लेकिन आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। फिर बोले इन 1000 रुपये का जो हमारे पास बच गया इसका क्या करेंगे? उज्ज्वला योजना चला देंगे, गरीब कल्याण योजना चला देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना चला देंगे, सबको आवास देंगे। तो उनको फ्री में क्यों देंगे? जब हम उनको फ्री में देंगे तो मानव के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है, व्यक्ति की लाइफ क्वालिटी बढ़ जाती है, जीवन गुणवत्ता बढ़ जाती है, और जैसे उसकी जीवन गुणवत्ता बढ़ जाती है वो मांग की कड़ी में आ जाता है, मांग की लाइन में उसकी मांग बढ़ जाती है जीवन के अंदर, और जैसे उसके जीवन के अंदर मांग बढ़ जाती है वो एक्टिव हो जाता है, क्रिया करने लगता है। कैसे? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी को आवास उपलब्ध कराया गया, वो रेंट पर रह रहा था, किसी प्रकार से आया था, उसके महीने के 5000 रुपये बच गए। अब इन 5000 रुपये की या तो वो सेविंग करेगा, और मान लिया कि उसने 1 साल तक सेविंग करी, 60,000 रुपये हो गए। इन 60,000 रुपये में या तो वो कोई बाइक ले सकता है तो उसने देश के अंदर ऑटोमोबाइल या ऑटो व्हीलर या 2 व्हीलर की मांग बढ़ा दी। अब हीरो कंपनी एक मोटरसाइकिल और अधिक बनाएगी। एक मोटरसाइकिल और अधिक बनाने का अर्थ यह है कि जो लोहा एक मोटरसाइकिल के लिए और निकलेगा, टायर एक मोटरसाइकिल के और निकलेगी, रबड़, अन्य संसाधन जो मोटरसाइकिल में लगते हैं वो भी और निकलेगी। किस कारण से? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो उसके प्रतिमाह 5000 रुपये बच रहे थे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 60,000 रुपये तो पहले साल में ही अर्थव्यवस्था को उस व्यक्ति के माध्यम से मिल गए, जिसके लिए सरकार ने 2.5 लाख रुपये उसको दिए। 60,000 रुपये तो पहले साल में ही आ गए। क्यों? क्योंकि जैसे वह संपन्न होता है, व्यक्ति जैसे जैसे धीरे धीरे संपन्न होने लगता है, वह अपनी आर्थिक गतिविधियों की मांग को बढ़ा देता है। हम जो भी गतिविधि करते हैं वह सब अर्थ है। अर्थ क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूँ इसको थोड़ी देर में। मांग और आपूर्ति के असंतुलन को संतुलित बनाने का प्रयास, संतुलित नहीं हो पाएगा, संतुलित बनाने का प्रयास जो विषय करता है उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। बहुत साधारण सी भाषा। अभी इसमें कहीं भी गांधी जी पैसा नहीं आया है। अब देखिए संसाधन क्या है। मैं इसको हटा रहा हूँ। देशकाल परिस्थिति याद रखिएगा, ये सब जगह कार्य करेगा। मेरी मांग, भूख लग रही है बहुत तेज, भोजन करना है, मेरी मांग भोजन की है। आपूर्ति के रूप में माँ ने एक थाली में भोजन लगा के दे दिया। दाल, चावल, सूखी सब्जी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, दही, अन्य संसाधन आप ले सकते हैं। उसने मेरी मांग को संतुष्ट कर दिया। तो वो जो थाली का भोजन है उस समय के लिए वही मेरा संसाधन है। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ये तो मैंने बढ़िया सी थाली लगा दी, नहीं है परिस्थिति ऐसी कि चावल हो, चावल हट गया। मांग किसकी थी? भोजन की थाली की, चावल नहीं है, आपूर्ति। लेकिन इससे काम चलाएंगे परिस्थितियां। देश, मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, अभी उपलब्ध नहीं हो पाएगी, इस स्थान की ये परिस्थितियाँ हैं। काल, समय भी ऐसा चल रहा है, कोरोना काल, सरकार ने कहा बाहर नहीं निकलना है। तीनों, देश, काल, परिस्थितियाँ। देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समय, परिस्थितियाँ आपके आसपास की क्या क्या कंडीशंस हैं, परिस्थितियाँ। संसाधन की परिभाषा क्या है? संसाधन की परिभाषा यह है, वह सेवा, संसाधन अर्थात वह तत्व, वस्तु या सेवा जो मेरी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, संसाधन कहलाता है। तत्व, सेवा, वस्तु जो मेरी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है
मेरे लिए संसाधन कहलाता है। तत्व, अब मम्मी ने जो भोजन दिया था, अगर माँ ने भोजन दिया तो सीधी सी बात है घर पे दिया होगा। हम घर ना चलकर रेस्टोरेंट की ओर चलते हैं। भूख लग रही है आपको तेज। तत्व, रेस्टोरेंट में पहुंचे तो पहला विचार मन में आएगा क्या? शुद्ध है। तत्व शुद्धता का तत्व है। भोजन शुद्ध, हाँ यहाँ का भोजन अच्छा, यहाँ खाएंगे, ये शुद्ध शाकाहारी बनाते हैं। यदि कोई नॉनवेज नहीं लेता है, लहसुन प्याज से भी वह थोड़ी दूरी बना के चलता है। शुद्ध तत्व। सेवा, यहाँ की सेवा भी अच्छी है, आप ऑर्डर देंगे 5 मिनट में आपके पास आ जाएगा। और वस्तु, भोज्य पदार्थ, उन सब ने मिलकर आपूर्ति के रूप में आपकी जो मांग थी भूख की, उसको शांत कर दिया, अर्थात संतुष्ट कर दिया। ठीक है। अगर आपको भूख लगी है तो आप विष का ग्रहण तो नहीं करेंगे, पेट तो वो आपका भरेगा। पेट के अंदर जो भी स्थान है, भले छोटा स्थान लेगा तो, लेकिन आप उसका सेवन नहीं करेंगे। तत्व, कोई वस्तु, प्रत्येक वस्तु खाने योग्य नहीं हो सकती है, भले उसको अन्य परिस्थितियों में खाया जा सकता है। मांस बिना पकाए आप खा ही नहीं सकते। क्यों? मनुष्य के शरीर की परिस्थितियां, प्रकृति कुछ ऐसी है। मनुष्य का शरीर नॉनवेज के लिए बना ही नहीं है, प्रकृति ने बनाया उसको। हमने परिस्थितियां बदल दी, कच्चा मीट था उसको उबाल दिया, और परिस्थितियां बदल दी, नमक डाल के उबाला, उसके बैक्टीरिया वगैरह मर जाएं। संसाधन, तो वह तत्व, वस्तु अथवा सेवा जो मांग की आपूर्ति को संतुष्ट करती है, संसाधन कहलाती है। इसी संसाधन को बोलते हैं अर्थ। अर्थात प्रत्येक संसाधन आपके लिए अर्थ है। अर्थ पैसा नहीं, अर्थ संपन्नता। ऋग्वेद में अर्थ शब्द मिलता है और वह बताता है कि अर्थ अर्थात संपन्नता, जो आपको संपन्न कर दे वह आपके लिए अर्थ है। इसको बोला गया वेल्थ। इंग्लिश में अर्थ को बोलते हैं वेल्थ, और वेल्थ में इंग्लिश के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द यूज होता है हेल्थ। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो यदि आपकी सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। सेहत क्या है आपके लिए? वेल्थ। वेल्थ अर्थात अर्थ। प्रत्येक संसाधन एक अर्थ है। और आपकी सेहत क्यों अच्छी हो रही है? क्योंकि आपने भोजन अच्छी जगह करा है, या तो माँ के हाथ का घर में करा है, नॉन क्वेश्चनेबल, प्रश्न चिन्ह नहीं है। और यदि माँ के हाथ का घर में नहीं करा तो आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ आपको संतुष्टि हो रही है, तत्व के हिसाब से, भोजन के हिसाब से और वस्तु के हिसाब से। संसाधन क्या हो सकते हैं? संसाधन जल, वायु, अग्नि, ऊर्जा, भूमि, खनिज, वातावरण, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण एनवायरनमेंट, वातावरण सराउंडिंग, कृषि, पशुपालन, जीवन के प्रकार। मनुष्य कौन सा जीवित है? वनस्पतियाँ भी हैं, अन्य पशु भी हैं। पशुपालन में केवल वो जिनको हम पालते हैं, अन्य भी हैं। एक चींटी भी है, उसका भी एक जीवन है। जीवन के प्रकार सब हमारे संसाधन हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करी, यदि पूरी पृथ्वी पर से चींटियाँ हट जाएं तो पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी। और उसी यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में और बोला, यदि पृथ्वी पर से मनुष्य हट जाए तो पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी। ठीक है,
और बहुत से संसाधन हो सकते हैं, जो भी आपकी समय के अनुसार आवश्यकता है और वो उसको संतुष्ट कर रहा है, उस आवश्यकता को जो संतुष्ट कर रहा है वह संसाधन है। मैं प्रमुख रूप से यहाँ पर 2 संसाधन और बताने जा रहा हूँ जिसके विषय में हम सोचते भी नहीं हैं। उनमें से एक को तो आप पक्का नहीं सोचेंगे, और पहला है संस्कृति, कल्चर, और दूसरा है मानव। अच्छा, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसका ड्राइविंग फोर्स ये है। अगर मैं जीवन के प्रकार कह रहा हूं तो मुझे पता है ना दूसरों में जीवन है, ये संस्कृति है। हमें जीवन कैसे जीना है ये संस्कृति बताती है। मुझे कृषि चाहिए, किस स्तर की चाहिए, तो परिस्थितियों के साथ कृषि में परिवर्तन हो रहा है। अब जैविक खेती करनी है। जल 97% ऐसा जल है पृथ्वी पे जिसको हम पी नहीं सकते, 3% को बचा के चलो। जल संरक्षण, पशुपालन, सरकार अब पशुपालन की ओर ध्यान दे रही है। क्यों? क्योंकि जिस घर में पशु पलते हैं उसमें कुपोषण की समस्या सबसे कम रहती है। वायु, हमें स्वच्छ वायु चाहिए। हमने मास्क पहने थे अभी पीछे जब प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ गया था। अग्नि चाहिए, जीवन का प्रकार चाहिए, ऊर्जा चाहिए, भूमि चाहिए, खनिज है, कृषि उत्पन्न करेगी। खनिज है, हाँ चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था में इनकी बहुत बड़ी मांग है। सबसे प्रमुख विषय पर्यावरण, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स कैसी हैं, चाहिए। वातावरण, एयर उच्च क्वालिटी की चाहिए ही चाहिए। मानव, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इसके बिना कुछ हो सकता है आज के टाइम में? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसमें से किसी एक चीज़ को हटा दीजिए। जल तो बहुत बेसिक चीज़ है, जल तो बहुत बेसिक चीज़ है। आप किसको हटाएंगे? ऊर्जा को हटा दीजिए, भूमि को हटा दीजिए, खनिज, किसी एक चीज़ को हटा दीजिए, ये सब निरर्थक हो जाएंगे। तो इनको जोड़ना और बना के रखना, यह भी संस्कृति है। संस्कृति अर्थात आपके जीवन जीने की शैली, आप जीवन कैसे जीते हैं, हम लोग जीवन कैसे जीते हैं, वह संस्कृति कहलाती है। और अंतिम रूप से इन सबको निखारने का काम जो करता है वह मानव करता है। तो मानव एक संसाधन है। क्राइम हमारी आवश्यकता नहीं है, क्राइम हो जाता है। क्राइम हमारी नीति के अंतर्गत नहीं है, इसलिए क्राइम हमारी आपूर्ति भी नहीं है। हम किसी काम को करने के लिए क्राइम का सहारा तो नहीं लेते हैं, इसलिए क्रिमिनल मानव तो है लेकिन संसाधन नहीं है। जो अपराधी है वह मानव तो है लेकिन संसाधन नहीं है। क्यों? क्योंकि वह आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है, उसके लिए कोई मांग ही नहीं है। मांग इसलिए नहीं है क्योंकि संस्कृति कुछ ऐसी है, सकारात्मक चीज़ें अपनानी है, उनके विषय पे आगे चलना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मिल चुका है, नकारात्मकता से विध्वंस होता है, गुणवत्ता में कमी आती है। हमें सकारात्मक चाहिए, सकारात्मक पूर्ति करनी है, मानव को सकारात्मक बनाना है। एक टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नोक्रेट तो संसाधन हो सकता है लेकिन एक क्रिमिनल संसाधन नहीं हो सकता। तो जो संसाधन है वास्तव में वो अर्थ है। अर्थ कहलाता है वेलनेस, संपन्नता लाता है।